पड़ता है। देखिए पहले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, यही यही मिला है जी। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्सन ऑफ वन मोल लिक्विड, क्या सब लिखा है देखिए। इंट्रोपी का फॉर्मूला एक्चुअली में एक आध दो ठो लिख देते हैं, आपके कॉपी पे है लिखा हुआ। डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी था, एक फॉर्मूला सीधा यही था। इंट्रोपी इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव इंक्रीज, इंट्रोपी डिक्रीज करता है तब नेगेटिव। बताया ये गया था कि यदि कोई प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल बढ़ जाता है होमोजेनियस रिएक्शंस में तो इंट्रोपी इंक्रीज कर जाता है, यदि कोई गैस बन जा रहा है तो इंट्रोपी इंक्रीज कर जाता है ना। इसके अलावा इस फार्मूले में एक और फार्मूला था 2.303 है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में, आइसोथर्मिक प्रोसेस में क्या था बताओ। एक फार्मूला होगा एन आर एल एन T2 बाई T1, था क्या ऐसा, है ना। इसी को सॉल्व करके लिखते हैं 2.303 एन आर लॉग T2 बाई T1, है ना। और इसको प्रेशर में लिखना होगा तो क्या बताए थे, एन सी पी एल एन P1 बाई P2, है ना, या 2.303 एन सी पी लॉग P1 बाई P2, है ना। एक तो V2 बाई V1 वाला भी होगा। खैर इतना फॉर्मूला से ज्यादा इसमें लगने वाला नहीं होगा जी कोई सवाल। और वो V2 बाई V1 था, हाँ तो ठीक ही है। एल एन V2 बाई V1 आइसोथर्मिक है ना, तो T2 बाई T1 भी नहीं होगा, V2 बाई V, और इसमें T1 बाई T2 होगा, है ना, T1 होगा, ठीक है। और इसमें भी बाई T1 होगा, यही था जी। और फॉर्मूला था क्या, एक तो NCV वाला भी होगा, तो बताओ क्या था वो। NCV ln वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1 बाई P2 बराबर 2.303 NCV log P1 बाई P2। ये सब तो फॉर्मूला था, क्या था क्या नहीं था बताओ, कॉपी में है। अब यही सब पर क्वेश्चन बनाना है, यही सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोपी का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। सब लगभग नहीं करेगा, 9-10 ठो क्वेश्चन है और यहाँ पर देख ही रहे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर, द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर एट द सेम टेम्परेचर। बताइए ये सवाल किया हुआ भी है क्या। डेल्टा एस वेपोराइजेशन का क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा एच वेपोराइजेशन का बाई टेम्परेचर टी, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन का है 2.257 किलो जूल, मतलब 1000। और कुछ लगेगा क्या, पर ग्राम है तो पर मोल करने के लिए 18 ग्राम से गुना भी करना पड़ेगा, है ना, चूंकि 18 ग्राम में 1 मोल होगा इसलिए गुना क्या कर देंगे 18 बाई 373, है ना। ये पर ग्राम में दिया है तो पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में आएगा आंसर। ऑप्शंस में किलो जूल में है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस किलो जूल में है, ये जूल में आएगा, जूल पर केल्विन आएगा,
और यदि आप 2.257 ही रहने देते तो बाई 18 373 किलो जूल पर केल्विन आ जाएगा। क्या ठीक है? जल्दी से भागा देके बताइए आंसर। अरे भागा तो दो, डिवीजन ही तो अब करना बचा तुम्हारे लिए। बनाया था जो तुमने, बन गया था तो अच्छा, देखते हैं। दूसरा बना दीजिएगा क्या? दूसरा बना दीजिएगा। गुणा करने आ रहे हैं। 2.257 मल्टीप्लाइड बाई 18, बोलिए कितना? 40.626 बाई 373, दैट इज इक्वल टू 40.626 डिवाइडेड बाई 373, 0.1089, 0.1089 था तो किलो जूल लिख सकते हैं। बोलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए बनाइए, बनेगा बनेगा, सबसे बनेगा, तुमसे बनेगा क्या? बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन, फॉर ए लिक्विड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इतना, मोलर इंट्रोपी चेंज इतना, तो मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है लिक्विड का, टेम्परेचर पूछ रहा है क्या? तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी ही तो लिखना है। डेल्टा एच कितना दिया है? 1.435 किलो कैलोरी दिया है, और नीचे में कैलोरी है, तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे 5.26, बस हो गया यार। तो 1435 आ जाएगा बाई 5.26, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है पूरा का पूरा? 273 केल्विन, ऑलमोस्ट 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना? बराबर डेल्टा, हम भी ना, हाँ यहाँ टेम्परेचर कर देते हैं, बराबर डेल्टा एस हो जाए। तीसरा, कोई कोई इतना आसान होता है ना, मतलब तुम लोग को कहना चाहिए सब तो बन ही गया सर, आगे बना दीजिए। तीसरा, तीसरा बनाइएगा आप, जाके बनाइए तो कुछ तो करें। चौथा तुमको बनाना है। देखो ना क्वेश्चन पेपर, देखो ना बन जाएगा। तेरा वो सवाल था, हम लोग सब मिलकर ऐसे ही बना देते हैं। तिवारी जी, तुम छठा बनाओगे तो क्या कर रहे? कहे काहे नहीं क्वेश्चन है, ये तो पर 2 दिन पहले मिला है तो। खाली बदमाशी चल रहा है। शक्ति,
तुम कौन बनाएगी? ये तो बना ही सकती हो। 5 नंबर। नहीं ना, देखो हम बताते हैं तुमको। कॉपी भी थोड़ा सा खोलेगी तब ना। देखो, इंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसी में देखो यहाँ लिखे हैं एस टोटल रहे चाहे इनवर्स रहे चाहे इरिवर्सिबल रहे, उसी को स्पॉन्टेनियस कहते हैं जो इरिवर्सिबल है। मुँह से बोले हो तो ग्रेटर देन जीरो, इसमें बनाना कहाँ था, तो खाली खोज के देख बता देना था। इसीलिए पचमा पचमा कह रहे हैं कि बच्चा बताए कि ये हाँ सर ये तो बना ही देंगे, तो इसमें क्या है। बन गया, देखो तो। तुमको हम पढ़ने वाला ही समझते हैं, तुम ऐसे वैसे मत समझना कि सर ऐसे ही कह रहे थे। तो बड़ा सीरियस बच्चा की तरह देखते हैं इसको हम। आपको भी अभी थोड़ा थोड़ा पीछे होता है बच्चा, लेकिन अभी ये पकड़ ले आना है सिलेबस पे। और पकड़ना क्या है अभी, जो है वो पढ़ना है खाली, और क्या। देखिए तीसरा बन गया ज्ञान। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है 373 केल्विन है। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखा है, ठीक है, एक ही बात है। वो हिडन लेटेंट मतलब हिडन है, और वही उसी को इंट्रोपी कहते हैं। कल जैसे पिछले दिन समझा रहे थे कि आप में एगो हिडन टैलेंट है, दैट इज इंट्रोपी। अभी कितना है ये तो भाई हम नहीं कह सकते, चेंज होगा तब देखा जा सकता है कितना बदल गए। वही लेटेंट हीट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाँ, तो वेन 1000 ग्राम वाटर कन्वर्टेड टू 100 डिग्री, 1000 ग्राम वाटर भी है, तो कैलोरी में दिया था 540 और 373 है टेम्परेचर, तो इंट्रोपी निकालना था। तो 1000 ग्राम का है तो ई पर ग्राम है, बस ये सब देख लेना था, बाकी सब तो भागा दे करके आ ही जाता है। चौथा नंबर, ये बताइए, ये तो बताया हुआ है भी, मिसप्रिंट हुआ होगा। ये किलो जूल में है 6.01, द एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भागा देख करके देख लेना है, बन जाएगा। ये तो अब आ जाना। 4 नंबर, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, डेल्टा एच फ्यूजन, ये भी तो बन ही जाता है 6.01 किलो जूल पर मोल। द एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बताओ मेल्टिंग पॉइंट वाटर कितना लेंगे? 273 केल्विन। अब बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर या डीपीपी तुम्हारे पास 2 दिन से रखा है और तुम हमारा इंतजार कर रहा था कि सर बताएंगे तब बनाएंगे। 6.01 गुना 1000, काहे के लिए 1000 किए? किलो जूल को जूल में लाने के लिए, बाई 273, है ना। तो जो आएगा जूल में आ जाएगा, और आंसर किलो जूल में है, तो शायद सुन रहे हैं मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक ही है। 6010 पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जूल है तो जूल ही में लिखेंगे। बाईस आता है, ये कट के 22 ही आता है, 22 ही आएगा।
जूल कर लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शंस में। मुश्किल से इसमें 2-3 सवाल होगा जो मेरे बनाने के लिए होगा कि इसको थोड़ा समझा दीजिए। 22.01 जूल पर केल्विन। आप ही लोग बताइए जो हम बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। ये आप लोग मतलब वैसे ही रखने वाला सवाल था ये, कि बना करके बस सर ये सब तो ऐसे ही बन जाता है। बोलना था कि बस ऐसे ही बन गया। 5वां नंबर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, 5वां नंबर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। इसको प्रूव भी किए हैं, है ना, पिछले दिन प्रूव किए थे। लास्ट साइड टॉपिक यही रहा होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होता है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहने का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जितना भी संसार में प्रोसेस अपने से हो रहा है दे बी कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। छठा तिवारी जी बताएं कि हम बना देंगे सर। आइए छठा के बाद 7वां के लिए भी तैयारी करके रखिए, सबको मौका लगेगा। आप आते रहिए और बनाते रहिए। हाँ, और कई हाथों से तो लिखा जाता है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है। हाँ, और भी एक बात है, लाइव भी चल रहा है, तो तिवारी जी अभी लाइव हैं। अब ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए। तिवारी जी क्वेश्चन बनाए थे। आपको ये मौका है ना। क्लासेस की संख्या ज़्यादा होने पे ना ये सब थोड़ा आराम से किया जा सकता है, और उसमें थोड़ा प्रेशर में रहता है आदमी कि ख़त्म अभी तक यहीं पे हैं, और ऐसे थोड़ा आसान होता है। देखिए बना दिए तिवारी जी, आंसर आया। आप लोग देखिए, चेक करके चेक कीजिए आप लोग। देखिए कितना लेटेंट एनर्जी है तिवारी जी में। अभी तक इनको क्वेश्चन का पता नहीं था, अभी देखा और अभी देखिए बना दिया, है ना। आप लोग के सामने बताया, क्वेश्चन हम देखे नहीं, सही भी बताया और फिर बना भी दिया। तो ये यही क्वालिटी होना चाहिए। 7वां नंबर कौन बता रहा है, इसमें कौन चीज करना है यार, ये पहले जैसा तो है। आइए 7वां नंबर अपने से कोई कहिए ना। अच्छा उसको दीजिए मौका। 7वां के बाद आप लेट कर दिए। ऐसे हाँ हो गया। 7 के बाद 8। 11 नंबर जो है ना, 11 और 12 और 13, 9-10 तो शायद मुश्किल है थोड़ा।
हाँ, यदि कोई चाहते हैं तो क्या ही दिक्कत है। देखिए, देखिए तो समझ आता है सबको। बन गया है सातवां, द इंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज इतना, कैलकुलेट द एंट्रोपी वेपोराइजेशन। क्या ही था, डेल्टा एसी तो निकालना था, डेल्टा एच बाई टी हो गया, बात खत्म है ना। डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच की वैल्यू वहां पे है 40.8 किलो जूल, तो इन 2000 हो गया। और वेपोराइजेशन कह रहा है तो 373 से भागा भी क्या। 8 नंबर, 8 नंबर में तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हम सफिशियंट है। 8 नंबर, 8 नंबर, which of the following reaction is associated with most negative change in entropy, most negative change in entropy। और एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कब करेगा, जब ये स्टेट चेंज करेगा। और जब गैस से लिक्विड बन रहा है तब तो ठीक ही है, ये सॉलिड से गैस है। चारों में देख लीजिए, चेक करके हम लोग चारों चेक करके देख लेते हैं, सीख भी जाइएगा, कॉन्सेप्ट भी है कि किसका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एसोसिएटेड विथ मोस्ट नेगेटिव। देखिए ये गैस है, ये गैस है 2SO3, इधर में 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो इसका एंट्रोपी क्या हो रहा होगा, नेगेटिव, डिक्रीज कर रहा है। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 2 मोल, ये 1 मोल है, तो डेल्टा एस नेगेटिव। होमोजेनियस रिएक्शन है, दोनों तरफ गैस ही है, तो इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। यहां देखिए सॉलिड है और इधर गैस है, तो डेल्टा एस इसका पॉजिटिव, और यहां गैस है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड एंट्रोपी नेगेटिव। लेकिन सवाल कह रहा था मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा, तो यहां तो गैस गैस ही रह जाता है, यहां भी गैस गैस ही रह जाता है, लेकिन यहां पे गैस लिक्विड बन जाता है, तो सबसे ज्यादा इंट्रोपी नेगेटिव में यहां ही पे जाएगा। अब 9 नंबर, 9 और 10, यही 2 सवाल मेरे बताने के लिए था। हम्म, 9 नंबर क्वेश्चन रब कर लीजिए, आकर के बना दीजिए। क्या बना दीजिएगा, आइए। आइए, अरे तुम यहाँ पे आने के बाद तुम बोलता है बन गया। 10वां की तैयारी करो अभी से ही, यदि हो गया तो।
ऐसे नोमा तो मुश्किल वाला है थोड़ा। नोमा के लिए हम आपको जिद नहीं करने वाले कि आप बनाइए कीजिए, नोमा शायद दिक्कत हो, लेकिन फार्मूला यदि लगा दीजिएगा तो बन जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, फार्मूले पे है ना। इस पेपर देखने के बाद लग रहा था कि बस 9 और 10 हमसे पूछ सकता है लोग, लेकिन आप लोग तो पूरे पूछते हैं। बन जाएगा ना, तो तैयारी कर लेना है। 11, 12, 13 में से एक आध गो कल सवाल 30 सवाल बना, सोच लेते हैं कि बनवे नहीं करेगा। काहे नहीं कल आए थे, सवाल ही बनाने बुलाए थे। एक गलत बात है ना। नहीं बनेगा काहे नहीं, वो इंथैल्पी का सब सवाल था, वो बना लेता तो कॉन्सेप्ट हो जाता। क्या प्रिया, तुम बैकअप पूरा कर ली जो एब्सेंट थी? बाकी है, ओवरकम करो जल्दी से। अभी पीछे होता है ना तो समझो कि वो 12 तक हो जाता है, इसलिए अभी एकदम पीछे नहीं रहे, अभी दोगुना मेहनत करना है। और जब मेहनत कम करने का मन करे तो इनको देखिए, सुबह 8 बजे से ऑन ड्यूटी, 7 बजे से रात के 9 बजे तक ऑन ड्यूटी। इसको देख के हम भी मोटिवेशन में आ जाते हैं कि हम ही कम काम करते हैं। देखिए, मतलब एक ही माहौल में दिन भर रह जाना कि खाली क्लास है, मतलब मास्टर बदलता है, ये वहीं पे बेंच टेबल ऐसे ही होगा, खाली मास्टर बदलता है, अलग अलग कहानी कह के जाता है। ये आप लोग को बनने के बाद भी समझ आया है क्या? तो बना तो दी है। इसको हम भी बना देते हैं। एक्चुअली में ये थोड़ा एडवांस मोड में है सवाल। When 1 mole of ideal gas is compressed to half, दबाव से कॉम्प्रेस किया है ना, जैसे कि सिस्टम देख रहे होंगे, तो कंप्रेस किया है यानी कि क्या बढ़ाया होगा? प्रेशर बढ़ाया होगा। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कितना तक बढ़ाया? तो जब तक वॉल्यूम उसका आधा ना हो जाए। तो V2 जो है वो पहले वाले वॉल्यूम का कितना हो गया? आधा। तो V1/2 हो गया। क्वेश्चन यही कह रहा है, साइमल्टेनियसली, और उसी को है ना लगातार, उसी को हीट कर दिया ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। टेम्परेचर T2 बराबर टू T1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक ही किया है। तो कहता है बताइए कि एंट्रोपी चेंज कितना हुआ। तो एक बार वॉल्यूम के लिए और एक बार टेम्परेचर के लिए दो फार्मूला था हम लोग के पास। तो वॉल्यूम के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू, याद कीजिए, एन आर एल एन V2/V1 प्लस, चूंकि साइमल्टेनियसली कह रहा है, NCP ln, बोलिए, T2/T1, है ना। दोनों में एंट्रोपी चेंज हो गया, दोनों प्रोसेस में वॉल्यूम भी बदला है, टेम्परेचर भी बदला है ना, अलग अलग कहे थे। और यदि दो काम एक साथ होगा तो दो ठो को जोड़ देंगे। तो एक्चुअली में एलएन ही रहने दिए, चूंकि ऑप्शन में आपका एलएन है। लॉग रहता तो लॉग 2.303 लगा देते।
एन कितना लेंगे, 1 मोल कह रहे हैं, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 हो गया तो सिर्फ आर बच गया, एल एन V2/V1, तो V1/2 इंटू V1 प्लस एन तो एक ही हो गया, Cp लिख देंगे एल एन T2/T1 2T1/T1, ए V1 साफ T1 साफ, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एल एन 1/2 प्लस Cp एल एन 2, यही है। अब देखो लॉग की करेक्टर है, इसको लिख सकते हैं -R ln 2, 1/2 है, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ये लॉग का करेक्टर है, प्लस Cp ln 2, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू Cp आगे ले लो ln 2 माइनस R ln 2, क्या Cp को आगे ले लिए बाबू प्लस वाले को, और अब हो गया ये डेल्टा एस बराबर ln 2 कॉमन हो गया दोनों में, वहां पे कॉमन बच गया Cp, यहाँ पे बच गया R, बस यही फॉर्मेट में क्वेश्चन है। इसके लिए हो सकता था तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे करके आपको पूछेगा, है ना, लेकिन ये गुड क्वेश्चन। तो Cp क्यों लिख दिए हम, क्या कर देंगे, simultaneously heated to its initial temperature, वहां Cv ले लेना चाहिए था ना, वहीं पे Cv लेना चाहिए, Cp क्यों लिए, 1 मिनट, ये ये हाँ ठीक है, हो गया। तो 10वां कौन बना रहे हैं जी, कुछ अलग है क्या 10वां, ELN का वैल्यू चेंज करना था ना, हाँ इसको थोड़ा चेंज कर लेना, 0.18 आता है, गड़बड़ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हाँ वो यहाँ पे दिया हुआ गिवन वैल्यू में थोड़ा सा बदल देना है, बनाएगा जी बच्चा, 0.18, हाँ ये तो दोस्ती वाला बात कर दिया, दोस्तों को सब ऐसे डेमोलाइज और बेरास्ता कर देता है दोस्तों कि अरे यार हम तो ऐसे ही बना दें, लेकिन मेरा मन अभी नहीं कर रहा है, प्यास लगे, हाँ देखिए ये सब दोस्ती की बात है। हो गया, 10 नंबर बता देते हैं, ये तो उतर गया होगा,
बढ़े। 10 नंबर देखो क्या कर, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस व्हेन 2.5 मोल n is equal to 2.5 मोल of water is heated from 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 आप जोड़ देंगे 300 केल्विन T2 87 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जोड़ देंगे 360 केल्विन एज्यूम दैट हीट कैपेसिटी Cp 4.2 जूल पर ग्राम है तो गुना 18 कर देंगे पर मोल हो जाएगा 4.2 इंटू 18 जूल पर मोल पर केल्विन 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्राम में लिख देता है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आयलन की वैल्यू अभी सॉल्व चेक करवाएं कितना लेने के लिए 0.18 क्या करें डेल्टा एस इज इक्वल टू पढ़े हैं फॉर्मूला NCP ln क्या T1 बाई T2 की T2 बाई T1 T2 बाई T1 नंबर ऑफ मोल 2.5 है Cp का वैल्यू 4.2 इंटू 18 है ना ln T2 360 बाई 300 तो 2.5 इंटू 4.2 इंटू 18 ln 1.2 है ना 2.5 इंटू 4.2 इंटू 18 ln 1.2 की वैल्यू लिखा है 0.18 इसको गुना कर देंगे आप ये 34.02 जूल पर केल्विन आ जाएगा बस इतना ही है ये भी बहुत भारी नहीं था लेकिन हाँ पहली बार में आदमी सोचने में समय लगता है क्या करें एक बार और बता देखो 2.5 मोल वाटर है सीधा इसको गर्म किया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कैपेसिटी यानी Cp का वैल्यू दिया हुआ 4.2 जूल पर ग्राम तो हम लोग को लेना रहता है पर मोल तो वाटर 18 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम का हो जाएगा 4.2 तो 18 ग्राम का कितना 4.2 गुना 18 तो Cp के वैल्यू में देखो यहाँ पर 4.2 गुना 18 कर दिया ठीक है बाकी n तो 2.5 मोल है टेम्परेचर केल्विन में लेना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जोड़ के 300 केल्विन 87 273 जोड़ के 360 अब अपने एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला तो एक ही था Cp से NCP ln T2 बाई T1 कर दिए n 2.5 मोल रख दिया Cp का वैल्यू 4.2 गुना 18 कर दिया है ना एक बार गलत हो जा रहा होगा बच्चा से जब Cp का वैल्यू सिर्फ 4.2 ले रहा होगा और ln T2 बाई T1 था 360 बाई 300 तो ये कट जाएगा 1.2 से 1.2 की वैल्यू दिया हुआ है वहां पे गुना कर देंगे है ना जहां पे ना थोड़ा समस्या होता है ना वहां पे लगा रहना चाहिए होना ये चाहिए कि भैया आज नहीं बनेगा ना तो हम कुछ करने वाले तो नहीं है 11 नंबर बताइए एक बच्चे की हम बनाएंगे आओ 11 नंबर बनाओ तब तक उतार लो साहब बाकी सब 11 नंबर हाँ टाइम दिक्कत होता है थोड़ा तो क्वेश्चंस तो बनाते रहें फॉर्मूला बेस होता हो केमिस्ट्री एक बहुत आसान सब्जेक्ट है इससे आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए आसान है
समझ में आने के लिए तो आसान ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन यदि समझ आ गया तो क्वेश्चन बनाने के लिए आसान है। नौ और 10 में ही दिक्कत था, बाकी सब पेपर तो ठीक ही है। बन गया, आ जाओ, ठीक है, गुड। देखो जब सब देखो सही, ठीक है कि गलती है कुछ? अब 12 नंबर, प्रीति बनाएगी क्या? 12 नंबर, तो तुम्हारे पास तो हम खड़े ही हैं। 10 ग्राम वाटर है तो पहले 18 ग्राम वाटर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या डाउट है? कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। कितना जूल, कितना कैलोरी? हाँ, 4.2 लेना रहता है ना? 80 में 4.2 गुना कर दो तो जूल में आ जाएगा। ये 80 कैलोरी जो है ना, 4.2 से गुना कर दोगे जूल में आ जाएगा। और क्या, वही फॉर्मूला, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी। 10 ग्राम के लिए है तो 10 ही ग्राम। कहाँ नंबर ऑफ मोल तुम निकाली? 10 ही ग्राम का निकालने दे रहे हो तो 18 से गुना भाग नहीं करना, 10 ही ग्राम का निकालने। चलो फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके, इतना ही तो है, सबके पास मौका है, खाली कह दीजिए कि हम बना देते हैं सर जाके। तुम बना दिया? ऐसे भागा देने वाला सवाल तो हम लोग 8वां में पढ़े थे। वेलोसिटी बाई टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग क्या कह रहा है? हाँ, 2 सुनना है तो 2 सुना करेगा, नीचे 35.7 है। हाँ, एगो सुनना और दे दो, तुम्हें जाना है जाइए। इसमें पहले आ जाइए, इसमें पहले एक ठोक करेक्शन कर दीजिए, एक सुनना छूट गया होगा, और कोई बात नहीं। लीजिए, बनाइए, एकदम आप ही लोग का मंच है। अब एक ही सवाल बचा है। तुम एक बार भी बनाया कहाँ आकर के? हाँ, काहे? अभी तो हम देखेंगे तो तुमसे बना, बनाया नहीं नहीं कुछ हो, एक ठोक कहा बाद में। चलो 90-900 जूल हीट एक्सचेंज बॉइलिंग पॉइंट वाली बहुत है आसान है। अगला में कौन बना रहे हैं?
आई आई। हम्म, क्या ठीक है जी। 10 ग्राम वाटर इसमें main मुद्दा था, और तो कुछ लग नहीं रहा है। और ये जो 4.2 देख रहे होंगे, 4.2 जो देख रहे हैं वो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बराबर 80 कैलोरी पर ग्राम है। इसी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 लगेगा जूल पर ग्राम। अब यही 10 ग्राम का तो 10 से गुना हो जाएगा, और क्या। क्योंकि वो 10 ही ग्राम का पूछ रहा है, 1 मोल का पूछ कहाँ रहा है। लिख रहा है डेल्टा इज फॉर फ्रीजिंग ऑफ 10 ग्राम वाटर, नॉट 1 मोल। तो 10 ग्राम वाटर और 1 ग्राम का ही दिया है, तो 1 ग्राम का दिया, 10 ग्राम का पूछ रहा है, 10 से गुना कर देंगे। और बाकी तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 है ही है, बाकी तो भागा ही देना है। और 13 नंबर के लिए उस बचवा को बुला रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं, तुम भी तो बनाए ही हो। आ जाओ। उसका एक अलग आइडेंटिटी, आओ। अभी तक आइडेंटिटी मेंटेन करके रहा है, अकेले आता है, सीधे सीधे अकेले बैठता है, अकेले पढ़ता है। एक जीरो लगेगा शायद यहाँ पे, आओ, है ना, ये देख लेना है। लो 13 नंबर, 13 नंबर माइनस में था, कैसे, अच्छा बनाओ। फ्रीज करना था, इसलिए माइनस वाला आंसर लेते। हाँ, 900 ग्राम पर जूल पर ग्राम हीट एक्सचेंज बॉइलिंग पॉइंट वाटर, देन वाटर इंक्रीज इन एंट्रोपी 18 से 1 मोल का हो जाएगा। हाँ चलिए, इस तो इतना तो समझ गया ना कि इसमें कुछ होता नहीं। अरे वाह, ठीक। आ जाओ। हाँ हाँ ठीक, समझ गए। देखिए इतना कॉन्फिडेंस में तो सवाल बन आ गया ना भाई, कि 900 जूल है ये है, और वो कह रहा है इंट्रॉपी निकालने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो 373 से भागा दे देंगे, और क्या हो जाएगा इसके क्वेश्चन में, है ना। इस बच्चे का ये कॉन्फिडेंस था कि इंट्रॉपी का क्वेश्चन है, तो वेपोराइजेशन दिया रहेगा, एगो टेम्परेचर से भागा देना रहेगा, और क्या रहेगा इसमें। कॉन्फिडेंस से अपना बना दिया फट से। अब गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। इसमें कोई एरर है, मिला नहीं है, यदि मिलेगा तो ये डेल्टा एच है, डेल्टा एस का वैल्यू है। देखिए यही 48 घंटा में आप लोगों को आधा घंटा नहीं मिला होगा, इसमें हम लोग कितना सारा काम कर लिए। आधा घंटा मिलना था, एगो कहता हमको सर 9 और 10 बना दीजिए, बस, है ना। तो इंट्रॉपी हम लोग पढ़ लिए थे, इंट्रॉपी चेंज पढ़ लिए थे भाई, और उसके डिफरेंट प्रोसेसेस में फार्मूला भी पढ़ लिए थे। इंट्रॉपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी देख लिए थे। नाउ एक बात पढ़ना रहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा यह गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा यह गया कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। कोई भी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं बना है कि 100% हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat energy into mechanical work। इसी का स्टेटमेंट है इफिशियंसी ऑफ ए सिस्टम कैन नेवर बी 100%। बात भी सही है ना। कोई ऐसा सिस्टम दिखाई नहीं देता कि 100 जूल का एनर्जी दीजिएगा तो 100 जूल का वर्क डन करेगा। आप जानते हैं 30 जूल का वर्क डन करना मुश्किल है। एनर्जी यानी पेट्रोल जलाइएगा 100 जूल का और वर्क डन होगा 30 जूल का। जैसे आपको सिखाए हैं कि पापा से वेतन ले लेते हैं 10,000 रुपये महीना और काम करते हैं 3,000 रुपये का, उतना ही बराबर पढ़ने में तो वही देते। बाकी जो 70% है वो तो यहाँ रहने और खाने में खर्चा है, काम तो 30 रुपये का हो रहा है। तो इंजन भी 30 से 40% एफिशिएंट ही बन पाया है। मैक्सिमम एफिशिएंसी 40%, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम घर में रखा हुआ फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर को आइडियल सिस्टम माना गया है। बोला इससे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम नहीं बन पाया है। कौन? रेफ्रिजरेटर है ना, जिसकी एफिशिएंसी 40% है और उसको ही आइडियल मान लिया कि भैया 100% यही है, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि हीट एनर्जी को 100% मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat energy into mechanical work done। It is impossible to convert all the heat energy into mechanical work done, है ना। हीट एनर्जी को पूरा का पूरा मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और इसी का दूसरा डिफिनेशन इफिशियंसी ऑफ अ सिस्टम कांट बी 100%। सीधा एक सिस्टम की इफिशियंसी कभी भी कितना नहीं हो सकती? 100%। 100% एक सिस्टम की इफिशियंसी नहीं हो सकती। इफिशियंसी ऑफ ए सिस्टम कांट बी 100% या नेवर बी 100%। इफिशियंसी क्या होता है? तो हमेशा इफिशियंसी जो है ये कहते हैं आउटपुट बाय इनपुट को। आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, कितना आप देते हैं और उस सिस्टम से कितना मिलता है, दैट इज आउटपुट। यहां पे आप समझ सकते हो कि आउटपुट कहते हैं किसको? वर्क डन। और इनपुट कहते कि इसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे उसको, W/Q, है ना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आउटपुट बाय इनपुट, है ना। आप यदि कोई धंधा कर रहे हैं
और उसमें 1,00,000 रुपये लगा दिए हैं तो इनपुट हुआ। अब उससे 5,000 रुपये कमा लिए तो ये आउटपुट हुआ। तो कब कब मिलेगा ये आउटपुट? तो 1,00,000 जब 1,05,000 बनेगा तब ना, दैट इज 5,000 वर्क डन हुआ। 1,00,000 तो लगा हुआ ही था, तो करना क्या है, वो 5,000 रुपया बटा 1,00,000, सीधा आउटपुट बाई इनपुट। 1,00,000 लगाए थे, 5,000 मिला है। ठीक है, तो इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे सिस्टम की इफिशियंसी है, हीट एनर्जी की बात है। तो हीट एनर्जी एक सिस्टम मतलब इंजन हुआ, पेट्रोल या डीजल जल के देता है। बर्गडन वो इंजन जो गाड़ी रोड पे दौड़ रहा है। इसी को 2 व्हीलर 4 व्हीलर में हम लोग माइलेज बोल देते हैं कि माइलेज कितना देता है ना। 1 लीटर में कई किलोमीटर ही चलेगा, है ना। एवरेज 11 देता है, 12 देता है, 10 देता है कि 20 देता है। और ये भी बता दिए कि वो कैसे घटते जाता है, जितना भारी सिलेंडर होगा उतना कम होगा माइलेज, है ना। BMW खरीदने वाला लोग माइलेज नहीं पूछता है, 5-6 किलोमीटर देता होगा 1 लीटर में, है ना। तो सिलेंडर बड़ा है, अब उसको पुश करने में नहीं, हम बताए थे ना इस तरह से, ऐसे सब में तो रहता यही है ना भाई, रहेगा तो यही पिस्टन। अब जब बड़ा है तो एक साथ किसी में 20 बूंद पेट्रोल जाके जलेगा तब इस पिस्टन को धक्का देगा, किसी में एक एक बूंद जाके गिरता और जो आग लगता है उसके अंदर जो वेपर्स बनता है वो धक्का दे देता है। तो एक बूंद और कहाँ 20 बूंद, उसके बाद तो फिर चलेगा बराबर ही सब, लेकिन यही धक्का देने में तो दिक्कत है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर वाला भी पर लीटर हो सकता है और 20 किलोमीटर वाला भी हो सकता है। दूसरा, अब जो पढ़ेंगे आप मैथमेटिकल, देखो तो स्पेलिंग सही है जी, मैथमेटिकल का एक जगह गलती होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सही है, ज्यादा सही लिखने लगे हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके लिए एक साइकिल पढ़ना होता है बचवा, कार्नोट साइकिल, जिसमें रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का वर्किंग पढ़ना होता है, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो फ्रिज, इसके बारे में यदि थोड़ा सा जान लो, फ्रिज का वर्किंग सबस्टांस कौन सा चीज है, वर्किंग सबस्टांस कौन है फ्रिज का, वर्किंग सबस्टांस मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ। फ्रिज का सोर्स ऑफ एनर्जी यहीं पे पॉइंट है, फ्रिज का सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना। ऐसे दिखता तो है कि इलेक्ट्रिसिटी है सोर्स ऑफ एनर्जी, करंट लेता है तब चलता है, दिखाई देता है, लेकिन क्या उतना भी करंट लेता है क्या जितना पंखा लेता है? तो आप पंखा के लिए चालू करके छोड़ के चले जाओगे, पापा या मम्मी कहेंगे अपने चला जाता है, पंखा चलते रहता है, बिजली बिल लगता है कि नहीं। और उनके किचन में 24 घंटा फ्रिज ऑन है, पता नहीं कहीं ना बंद हुआ था, उसमें नहीं लगता पैसा। तो आखिर ऐसा कैसे गया, हमारा पंखा में ज़्यादा लग रहा है, उतना बड़का वो फ्रिज लगा के रखे तो पैसा कम लग रहा है, तो वो बंद नहीं करना है। समस्या दिख रहा है कि वो चलने के लिए चलता रहता है, लेकिन शायद उतना एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, तभी तो चलते रहता है। नहीं तो एक उतना भारी मशीन चलता रहेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी होगा,
तो बिल भी तो 200-400 रुपये का डेली आना चाहिए था, लेकिन उसका तो कोई चिंता ही नहीं करता है। वो पंखा का चिंता है, वो बल्ब का चिंता, डांट पे डांट बचपन को सुनने मिलता है। लेकिन फ्रिज के लिए कभी कोई डांटता नहीं है। और एक दिन जाना भी घर से बाहर है, कुछ रख ले, दही तो चालू है कि नहीं इसका चिंता है, बंद नहीं करना है, अगर दही खराब हो जाएगा। ऐसा 200 रुपये में कितना सारा दही आ जाएगा। समझ रहे हैं? हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उस सिस्टम को सिर्फ ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उससे एनर्जी वो कंज्यूम नहीं करता है। एनर्जी कंज्यूम करता है उसमें रखा हुआ जो सामान है उससे। यही तो पढ़ाई कर रहे थे आप कि एक दूध का पैकेट उसमें रखाया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे रखाया, और 2-4 घंटे के बाद ये हमें मिलता 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठंडा रखने के लिए रखे हैं उसको। तो इसका जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड गया वो कहाँ गया? यही 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ms डेल्टा T बन गया बराबर Q, दैट इज ए हीट एनर्जी, है ना। ये जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो घटा सबस्टांस का, वो किस चीज में कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी में। और वही हीट एनर्जी रेफ्रिजरेटर का सोर्स है ना। हर बार डिक्रीज इन टेम्परेचर एनर्जी ही तो बनेगा। टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ही तो है Q बराबर ms डेल्टा T। तो जितना ग्राम सबस्टांस रखिएगा, जितना उसका स्पेसिफिक हीट होगा। अब पानी ठंडा कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ठंडा कर रहे हैं, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 किलो पानी रखें तो मास 1 kg लगाएंगे। स्पेसिफिक हीट उसका 4200 जूल पर केजी है पानी का। और टेम्परेचर आपको 20 ही यूनिट घटाना है, तो 20 यानी 8400, 82 दूनी 84, 2130, 84,000 जूल ऑफ एनर्जी कहाँ गया? बोले सर फ्रिज लिया। बोलो इस फ्रिज को क्या जरूरत है भाई इलेक्ट्रिसिटी का? इसका सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें रखा हुआ सामान है, इसलिए फ्रिज भर के रखा हुआ है तो चिंता नहीं है। उसको ऑपरेट होने के लिए एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वो लगता रहेगा, और जो बहुत कम है उसी पर वो ऑपरेट होता रहेगा, और हमेशा वो एनर्जी खींचता रहेगा उसमें रखा हुआ सामान से। ठीक है। और देखना फ्रिज के पीछे सिंक होता है ना। फ्रिज के पीछे लगा रहता है लोहा का ग्रिल, है ना, लोहा का ग्रिल रहता है, उधर में हीट लॉस होता रहता है। तो जितना उसको कंज्यूम करना है कंज्यूम कर लेगा, बाकी सोर्स से कंज्यूम करेगा, और जितना एनर्जी चाहिए वो रखेगा, और बाकी सब कहाँ जाएगा? सिंक को, है ना। तो इसमें सोर्स और सिंक दो कॉन्सेप्ट आता है। तो कार्नोट साइकिल या रेफ्रिजरेटर का वर्किंग को हम लोग ऐसे देखते हैं कि भाई एक सोर्स बना देते हैं, और सोर्स से एनर्जी ले लेगा और सिंक में ट्रांसफर कर देगा, ऐसे। यही वर्किंग हुआ रेफ्रिजरेटर का। ये हो गया सोर्स जो हाई टेम्परेचर पे होगा, और एक हो गया सिंक जिसका टेम्परेचर कम होगा। इसको T1 टेम्परेचर पे मानो तो इसको T2 पे। T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 यानी टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो बताए सर फ्रिज का वर्कडन क्या हुआ? हम बोलेंगे वर्कडन इसका हुआ भाई T1 माइनस T2। यही काम ना फ्रिज किया जी, T1 माइनस T2। इस सोर्स का हीट एनर्जी Q1 था, और सिंक का हीट एनर्जी Q2 था। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, है ना। तो वर्कडन क्या हुआ? Q1 माइनस Q2। सिंपल कॉन्सेप्ट तो है, दिक्कत कहाँ है? वर्कडन हुआ या नहीं हुआ बताओ? वर्कडन किसको बोलेंगे?
Q1 माइनस Q2 होगा। काम यही ना करता फ्रिज, और कौन काम करता है? आप जो सामान रखे हैं वो कुछ अलग हीट एनर्जी पे था, 2 घंटे के बाद आपको कोई अलग हीट एनर्जी पे मिलेगा। यही फ्रिज का काम है। आपने रखा था उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको मिलेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए सवाल एक होता है कि बताइए फ्रिज का जब डोर खोल दिया जाएगा तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंक बन गया है पूरा रूम, जिसमें टेम्परेचर मतलब कि देता रहेगा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी लेगा उस सोर्स से और देगा सिंक को, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उल्टा थोड़ा सा दिखाई देता है कि फ्रिजवा में घुस जाएंगे तो सिकुड़िए जाएंगे, ऐसे सब सोचता है। ऐसा उसके अंदर बंद कर दिया जाएगा तो हाँ, तुम्हारे बॉडी का एनर्जी वो खींच लेगा, ठीक है। लेकिन यदि खोल दिया जाए पूरा रेफ्रिजरेटर डोर, तो रूम ही बन गया सिंक, और उसमें रखा हुआ सामान सोर्स है, तो ठंडा होने के बजाय हीट एनर्जी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, टेम्परेचर रूम का बढ़ जाएगा, दैट इज इंक्रीज। कितना उल्टा उल्टा बात आप जानते थे, आज हम पहली बार आपको दर्शन दिए होंगे ये सब सीधा सीधा बात बताने के लिए कि फ्रिज का सोर्स सामान है जो उसमें रखा हुआ है, और शायद यही वजह रहता है कि वो दिन रात चालू रहता है, उसको बंद करने का टेंशन तो किसी को ना है ना। वो तो एक पार्ट हो गया फैमिली का कि जब तक जिंदा है तब तक वो चलेगा, उसको बंद करना ही बेकार लगता है। जबकि आपका एक पंखा, हाँ सर, नहीं सर, उसमें मशीन कहाँ लगा हुआ है सर? मशीन कहाँ है? ये तो मशीन है, फ्रिज है ना। ये तो सोर्स से एनर्जी ले रहा है और सिंक को दे रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ना। Q1 माइनस Q2, तो रूम पूरा सिंक बन गया ना, ये उसको एनर्जी दे रहा है। तो यदि रेफ्रिजरेटर खोल देते हैं तो ऐसे भी आप देखे होंगे कभी फ्रिज के पीछे नीचे में हाथ रख के देखिए, तो वही बात है। और वो कहाँ है? रूम के अंदर। किचन का टेम्परेचर गर्म रहेगा कि ना रहेगा? लोग उसको बदनाम रखा है खाली इसलिए कि चूल्हा जलता है, तो खाली चूल्हा जलता है उसी से टेम्परेचर थोड़े ना बढ़ा है। फ्रिजो तो चल रहा है, उसमें भी तो सामान रखा हो, टेम्परेचर आउट कर रहा है ना। वही काम ही है फ्रिज का कि भाई जो सामान रखे उसका टेम्परेचर ले करके बाहर कर दें, ठीक है। तो अब देखिए आप इफिशिएंसी को लिखते हैं ऐसे, दैट इज इक्वल टू W बाई Q1। W बाई Q1, Q1 है सोर्स का एनर्जी, W हो गया आपका Q1 माइनस Q2 बाई Q1। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये कभी एक आएगा क्या? ये एक आएगा कभी क्या? Q1 माइनस Q2 यदि वर्क डन हो रहा है, Q1 माइनस Q2 तो कम रहेगा और Q1 हमेशा ज्यादा रहेगा, तो एक आएगा कभी ये वैल्यू? ये हमेशा, बोलिए ना जी, लेस देन 1 ही आएगा। इफिशिएंसी इज लेस देन 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो 100% आएगा कभी? अरे 100% आ जाएगा कभी? 0.9 आएगा, चाहे 0.8 आएगा, नहीं बुझा रहा है क्या? मान लीजिए ना आप 100 जूल पे कोई सबस्टांस रखे थे जिसकी एनर्जी 100 जूल थी, अब वो एनर्जी घटेगा, आपका फ्रिज काम कर रहा है, इसका मतलब है कोई सामान ठंडा तो उसमें हो ही रहा है। तो मान लीजिए कि 80 जूल कर दिया, तो लिए कितना थे बताइए? 100 जूल पे, तो 100 माइनस 80 तो 20 हुआ, 20/100, 0.2 है ना है जी। इफिशिएंसी 20% होगा और क्या।
ये कभी एक आएगा, हम ये पूछ रहे हैं। यदि ये 100 जूल रह गया ऊपर तो काम क्या किया फ्रिज? तो एक कभी आएगा नहीं, लेस देन एक आएगा, लेस देन 100% आएगा। तो यही तो सेकेंड लॉ कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ इंजन कांट बी 100%। दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, क्या हो गया बचवा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाई Q1 के जगह पे T1 भी रख सकते हैं आप, बराबर W बाई T1 माइनस T2। और परसेंटेज लिख देगा ना तो इंटू 100 कर दीजिएगा सिर्फ। यही है, यही है, यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बर्गडन बाई T1, टेम्परेचर पहला सोर्स का T1 है, बर्गडन क्या किया? T1 माइनस T2। ओहो, ये सब काहे हो जाता है? बर्गडन T1 माइनस T2 बाई T1, यही करना है। अब नीचे लिख देंगे, मान लिया कि लेट द source is at temperature T1 and it is higher temperature than sink. ये जो लिख रहे हैं वो हम समझाए हैं, लिखने का बहुत ज़रूरत नहीं था, फिर भी आप लोग बहुत दिन तक रखिएगा ना भाई। T2, द बर्गडन ऑफ फ्रीज इज T1 माइनस T2। सोर्स और सिंक वैसे ही गोल गोल बना दीजिएगा। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? और अभिषेक जैसा हाथ पे कुछ रखिए, कुछ हाथ पे रखना चाह रहे हैं क्या? लेट द हीट एनर्जी, में लिखना चाहिए था हमको पहले, लिखना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली में। क्योंकि आप लोग आजकल तो खाली देख लेते हैं वीडियो, उससे समझ जाते हैं, लिखते कहाँ हैं। लेट द हीट एनर्जी ऑफ सोर्सेज Q1 विच इज हायर देन द हीट एनर्जी ऑफ सिंक Q2, the burden of fridge
Q1 माइनस Q2, Q1 ज्यादा है Q2 से। क्या समस्या? स्कूल में सर लोग जब बोर्ड तरफ घूमते हैं ना तो बचपन पीछे से हवाई जहाज बना के एक दूसरे पे मार देता है। तो तुम लोग भी वैसे ही कुछ सोचता है। अब इस सब को तुम लोगों को उम्र नहीं है, सब तो स्कूल में कर ही लिया था, अब काहे के लिए? नहीं, 8 9 10 में इतना ही बात तो होता है कि यहाँ पर देख दो बेंच पर लोग बैठ करके पढ़ता है, बाकी सब तो हवाई जहाज उड़ाता है। फार्मूला सीट बनाइए, फार्मूला सीट कुछ हल्का लगेगा। क्योंकि अपने दिमाग को पावर देने के लिए ये सब काम करना है कि हाँ थर्मोडायनामिक्स में, हाँ हाँ उसमें तो पढ़े ही थे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्या नहीं जानते, हम सब तो जान ही रहे। हीट कैपेसिटी होता था क्यू बाई टी, मोलर हीट कैपेसिटी होता था क्यू बाई एन इंटू टी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था जिसमें मास से भगा देते थे। सीपी आया था उसके बाद, जिसको डेल्टा एच बाई डेल्टा टी कहते थे। सीबी आया था, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी कहते थे। अरे कुछ है वही बतिया तो है। इंट्रोपी चेंज आया तब भी डेल्टा एच बाई डेल्टा टी के बजाय डेल्टा एच बाई खाली टी हो गया था। अब देखिए इससे हो क्या रहा है ना, इससे दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है कि हम पकड़ लेंगे चैप्टर। और यही 4 5 7 10 फार्मूला नहीं जानने से लगता था ओ तो बड़ी फार्मूला था यार, खाली इतना ही बात चल रहा है, बड़ी फार्मूला था यार। तो ये बड़ी तो रहबे करेगा, और बड़ी को छोटा करिए, छोटी करिए, वही 5 7 फार्मूला पॉजिटिव वाइब देगा आपको, पॉजिटिव एनर्जी देगा, ग्लूकोज पॉजिटिव ब्लड में जाएगा पॉजिटिव। बस देखिए वहां के बाद फिर क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा, 2 4 5 क्वेश्चन पकड़ा गया तो अपने आप वो 15वां 16वां 18वां 20वां होने लगेगा। आज यदि एकदम छोड़ के बैठिएगा, फार्मूला सीट नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो वो अपने से नहीं कर, अनलेस यू डू, आपको करना ही पड़ेगा। छोटा मोटा काम भी छोड़ देने से नहीं होता जी। आप ये रोजमर्रा के काम में देख लीजिए, कोई छोटा मोटा काम है आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, नहीं होगा, जहां छोड़े थे वही मिलेगा। ठीक है, और आजकल तो फिर वो ऑनलाइन वाला ज़माना भी आ गया है, मोबाइल में लोग इतना बिजी है कि ये सब सोचने का भी फुर्सत रहता है क्या? जैसे ही आप अकेले होते वैसे ही वो साथ हो जाता है।
पहले था कि अकेले रहता था, लोग मन नहीं लगता था, कुछ करें ऐसा सोचता था तो काम खोजता था दिमाग में कि क्या करें तब मन लगे। अभी तो ये तो है ही नहीं। ये तो बढ़िया है कि यार तू मत बतिया हमसे, हमको किसी से नहीं बात करना है, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। और वही जो हटा लिया जाए, उसके बाद देखिए अकेले कैसे रहते हैं। क्वेश्चन बाबू, अब कह रहे हैं कि एक हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है 25 डिग्री और 100 डिग्री के बीच, उसका एफिशिएंसी कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एन इंजन ऑपरेट इन बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट efficiency of such engine। 25 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में एक इंजन ऑपरेट हो रहा है, बताइए उसका एफिशिएंसी कितना है? नहीं है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में ही लेना होता है। ये एक बार कह दिया गया, हर बार के लिए नहीं होता है। टेम्परेचर कभी डिग्री सेंटीग्रेड में लेना नहीं रहता है। चेंज इन टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं, है ना। चेंज इन टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो कहा जा सकता है, लेकिन खाली टेम्परेचर कभी नहीं होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अब बताइए आंसर। सही है। क्या T1 टेम्परेचर होगा 100 डिग्री, जो ज्यादा होगा वो T1 होगा, सोर्स होगा, है ना। 273 जोड़ दीजिएगा, 373 केल्विन। T2 हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दीजिएगा, 298 केल्विन। ठीक है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1। तो T1 373 माइनस 298 बाई 373। ऊपर में आपको उतना ही घटा के आ रहा होगा, 100 माइनस 25 मतलब 75 आ रहा होगा, बाई 373। अब परसेंटेज पूछ रहा था, इफिशिएंसी तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, परसेंटेज में निकालना था तो 75 बाई मल्टीप्लाइड बाई 100, ये करीब करीब 20 आ जाएगा, है ना। इतना ही आसान होता है। हाँ, हमेशा सोर्स का ज़्यादा, इसीलिए ये लैंग्वेज हम बाद में लिखे हैं
Calculate the temperature of source is T1 which is higher than temperature of sink. चूंकि यहाँ पर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर का है और ये हमेशा ठंडा ही करेगा, कभी गर्म कर देगा क्या? बस बात उतना ही, हमेशा क्या करेगा? ठंडा ही करेगा। ठीक है, ठीक है, तो बस कल ही अब जो होगा देखा जाएगा। एक और क्वेश्चन होता है बर्गडन। अच्छा ठीक है, खुश भी रहना जरूरी है। एक दिन तिवारी जी का मन, कल लेकिन मेरा मन चलेगा, अगले दिन मेरा मन चलेगा